हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज जो मैंने लास्ट संडे को स्टार्ट की थी, उसी में आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा एडवांस एंड बहुत ज़्यादा कम दिखने वाले जो क्वेश्चंस हैं, मतलब डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिखते हैं और आप बोलते हो कि अरे यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को और जो कॉमनली जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, उनको दोनों को मिला के समराइज करके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस को सर्च करने में, ढूंढने में, सीक्वेंस में उसको रखने में, थ्योरी से क्वेश्चंस बनाने में, वो भी किस फॉर्म में कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है और मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। बट कोई नहीं, हम बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास के 25,000 प्रश्न उत्तर की प्रश्नावली में आपका स्वागत है। ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, एसएससी, पीएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जो मध्य प्रदेश की जितने भी व्यापम सॉरी एमपी पीईबी के, पटवारी के, पुलिस के, अभी जो पुलिस की 7,000 वैकेंसी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पार्ट होगा, अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में मेरी वॉइस नहीं थी, मैंने एक प्रैक्टिकल किया था कि शायद आपको वैसा वाला अच्छा लगे। बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं सर, इंटरेक्शन वाली जो वीडियो होती है वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 होने वाले हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 होंगे। और सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है और पाषाण काल, इसमें थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता भी दी गई है। और 25 मिनट का टाइम आपके पास होगा। ठीक है। और इसमें क्या चीज है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यहाँ पर एक टाइमर चलेगा, जिस टाइप से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये 30 सेकंड का एक सर्किल पूरा होगा। उतने टाइम में आपको वो आंसर करना होगा। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिविजन। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन जिसको आप बोलते हैं, तो इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। गॉट इट। तो प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। गॉट इट। बिकॉज प्रैक्टिस गिव्स मी परफेक्शन एंड परफेक्शन गिव्स मी सक्सेस। गॉट इट। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, चीन में किस घाटी क्षेत्र में 7,000 ईसा पूर्व चावल पाया गया था। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ ना बहुत सारी जगह कहीं चावल पाया गया, कहीं गेहूं पाया गया, कहीं जौ पाया गया, मक्का, बाजरा, सभी अलग अलग देशों में हमें मिले हैं। तो चीन में भी मिला था हमें 7,000 ईसा पूर्व चावल। तो कहाँ पर मिला था? पांगलों की घाटी में, यांगजी नदी घाटी में, पांगचो नदी घाटी क्षेत्र में, या ब्रह्मपुत्र नदी का उपागम स्थल जो है वहां पर मिला था। ठीक है। तो आपका समय खत्म होने वाला है, फटाफट कीजिएगा। यस, 30 सेकेंड्स कंप्लीट। और जो आंसर है वो है यांगत्से नदी घाटी में हमें ये मिला था। ठीक है ना। बी ऑप्शन इज राइट। सर्वप्रथम बाजरा चीन में कब उगाया गया था? गॉट इट। तो जैसे हमने देखा यांगत्से नदी घाटी में हमें मिला चावल के जो साक्ष्य हैं, ऐसे ही हमें बाजरा का जो साक्ष्य है वो भी चीन में मिला था। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो कब मिला था, हमें कब उगाया गया, ऐसा हमें जो मिला है तो वो कितना पुराना है। तो 6,000 ईसा पूर्व, 5,500 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व या 2,300 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में अभी बहुत कम देखने को मिले हैं, बट दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर बार एग्जाम में जो नए पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको उनको ध्यान रखना है और वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। तो 5500 ईसा पूर्व यहाँ पर आंसर होगा। राई का सर्वप्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो राई का सर्वप्रथम उत्पादन 6,000 ईसा पूर्व में हुआ था, 5500 ईसा पूर्व में हुआ था, 5,000 ईसा पूर्व में हुआ था, या 2,300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो बताना है आपको फटाफट से, टाइमर चल रहा है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जा चुके हैं आपके। ओनली 10 सेकेंड्स रिमेनिंग इन योर हैंड। फटाफट कीजिए आंसर्स। 6,000 ईसा पूर्व, 5500 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व या 2,300 ईसा पूर्व। चलिए, तो राइट आंसर इज 5,000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में आपको देखने को मिला था। ठीक है। कब मिला था आपको? 5,000 ईसा पूर्व। 5,000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया में राई का सबसे पहले उत्पादन आपको देखने को मिला था। अगर हम जई की बात करेंगे, जई का उत्पादन आपको कब हुआ था, तो 6,000 ईसा पूर्व में हुआ था, 5500 ईसा पूर्व में हुआ, 5,000 ईसा पूर्व में हुआ, या 2,300 ईसा पूर्व में। ठीक है। जैसे चावल का उत्पादन 7,000 ईसा पूर्व है। गॉट इट। चावल का उत्पादन चीन में यांगत्सो घाटी घाटी में मिला था। और भारत की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा में हमें चावल का प्रथम साक्ष्य देखने को मिला था। ठीक है। तो 6,000 ईसा पूर्व, 5500, 5,000 या 2,300। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो है 2,300 ईसा पूर्व मिला था। और कहाँ पर मिला था हमें पहला साक्ष्य जई का उत्पादन का? 2,300 ईसा पूर्व में यूरोप में मिला था। राख के टीले संगन कल्लू के अतिरिक्त और हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
ठीक है। तो राख के टीले हमें कहाँ से मिले? पिकली हल, उतनूर, उपर्युक्त दोनों, या निम्न में से कोई नहीं। आपने देखा था कर्नाटक में, मैंने आपको कल बताया था, कल के क्वेश्चन का आंसर था संगन कल्लू, क्योंकि कर्नाटक में हमें जो राख के टीले हैं वहां पर संगन कल्लू में मिले हुए हैं। और उसके अतिरिक्त पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो हमें यहाँ पर आंसर जो होगा पिकली हल और उतनूर, ये दोनों जगह भी वहीं पर है और वहां से हमें ये देखने को मिलते हैं राख के टीले। ठीक है, उनके अवशेष। उसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ऐसे आग का आविष्कार काल कौन सा है? नवपाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल है, या मध्य पाषाण काल है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आम तरीके से पूछा जाता है, कई बार पेपर में आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है रिपीट हो, तो उस हिसाब से आप समझिएगा। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार बेसिकली हमारे जीवन के स्थायी होने और किसी भी चीज को पकाकर खाने के लिए, ठंड से बचने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने आग का आविष्कार किया। तो ये नवपाषाण काल जो इसमें आता है, नवपाषाण काल में हमने आग का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तो सबसे पहले हमने किस धातु का उपयोग किया? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, और ये जो भी इसका आंसर होगा, इसी के नाम से एक पूरा का पूरा काल भी चलता है, मतलब कई हजार सालों तक लगातार सिर्फ इसी धातु का, पत्थर के साथ, पाषाण के साथ इस धातु का उपयोग किया है हमने, काफी सारी चीजें बनाने में, औजार बनाने में, बर्तन बनाने में, बहुत सारी चीजों में। तो तांबा, जो तांबा है ना, इस धातु का सबसे पहले हमने प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद आता है ताम्र पाषाणिक का अर्थ, मैंने आपको अभी बताया जस्ट। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया आंसर, तो अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा तो आपको आंसर पता होगा कि ताम्र पाषाणिक का अर्थ क्या होता है। तांबा धातु का प्रयोग करना, तांबे और पत्थर का मिश्रण होता है, पत्थर एवं तांबे की प्रयोग की अवस्था है, या तांबे की खोज का काल है। मतलब ताम्र पाषाणिक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जिस समय हमने तांबे की खोज रही या तांबे की खोज की, उस समय के टाइम पीरियड को बोलते हैं? नहीं, इसका बेसिकली आंसर होने वाला है सी, पत्थर एवं तांबे की प्रयोग की अवस्था। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं क्या? पत्थर एवं तांबे की प्रयोग की अवस्था, जो ताम्र पाषाणिक है। बनास संस्कृति जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित? देखिए, कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर हमें ना बहुत सारी चीजें मिली हैं एक साथ। ठीक है, और वहां पर उसके आसपास हमें बहुत ज्यादा कहीं घर मिले हैं, कहीं कुछ रहने की चीजें मिली, मतलब बहुत ज्यादा पुरातात्विक चीजें हमें वहां पर मिली हैं खुदाई के दौरान। तो हमने क्या किया कि उन जगहों के नाम पर ही उस संस्कृति का नाम रख दिया। तो ये बनास संस्कृति किससे संबंधित है? बनारस घाटी, बेलन घाटी, बनास घाटी और बेसन नदी घाटी का मध्य क्षेत्र। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये बनास घाटी से संबंधित होगा। ठीक है, बनास संस्कृति। मालवा संस्कृति किससे संबंधित है? वही कि मालवा संस्कृति की मतलब बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मालवा संस्कृति की विशेषता इसमें से क्या है। जैसे हम देखते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर तो नगरीय व्यवस्था है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर मालवा संस्कृति में उनका उत्कृष्ट काम या उनसे सीखने वाली चीज क्या थी? उनका नगरीय व्यवस्था थी, उनके उत्कृष्ट मृदभांड थे, उत्कृष्ट मूर्तियां थी, या अच्छी खासी जल निकासी व्यवस्था। तो बेसिकली उनके मृदभांड बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, जो बर्तन जिसको आप बोलते हैं बड़े बड़े स्टोरेज करने के लिए, वो मालवा संस्कृति के बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। जोरवे संस्कृति, मैंने वही बताया कि जहां पर हमें बहुत ज्यादा चीजें मिली है, वहां उस जगह के नाम पर ही हमने संस्कृति का नाम रख दिया। तो जोरवे संस्कृति का काल क्या से क्या रहा है? तो 1400 से 700 ईसा पूर्व, 1400 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 700 ईसा पूर्व और 2400 से 1700 ईसा पूर्व। इसमें से कौन सा काल जो है वो जोरवे संस्कृति को बताता है? ठीक है, जोरवे महाराष्ट्र। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि, सॉरी, यहाँ पर आंसर जो है उत्कृष्ट मध्यभांड लिखा हुआ है, गलत है ये। 1400 से, ए आंसर इसका करेक्ट है, 1400 से 700 ईसा पूर्व। गॉट इट। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बेहद प्रसिद्ध रहा है? तो अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती, इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला? देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना कि हमें देखो, जिस टाइम पीरियड की ये बात हो रही है उस टाइम पीरियड पर हम चीजों को, हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले, हमें कोई बुक्स नहीं मिली हैं। ठीक है, कि जिनको हम पढ़ के और समझ लें, और अगर मान लीजिए कुछ मिला भी है तो उसको हम पढ़ नहीं पाए।
तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उनका, जो पिक्चर्स है, उसी से हमें समझ आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जगह है भीमबेटका। ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण रहा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, पचमढ़ी में है, सिंगरौली में है, अब्दुल्लागंज या रायसेन में। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश के ही चारों स्थल हैं। तो इतना तो पक्का हो गया कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही कहीं पर है, और बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है, देखने लायक जगह है। भोपाल में है, पचमढ़ी में है, सिंगरौली में है, अब्दुल्लागंज और रायसेन में है। तो आप यहाँ पर दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बट होना नहीं है। तो अब्दुल्लागंज और रायसेन में आप देखेंगे तो भीमबेटका आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं, हमें बहुत सारी चीजें उनसे क्लियर हुई हैं कि क्या क्या करते थे उस टाइम के लोग, कैसी सोच थी, ठीक है, किन किन चीजों को इस्तेमाल में लेते थे। तो घगरिया, भीमबेटका, लेखैया और आदमगढ़। तो किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कौन से शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र यहाँ पे हमको मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, और ये आपको भीमबेटका से सबसे ज्यादा शिलाश्रय जो मिले हैं, चित्र मिले हैं, वो ये हैं, ठीक है। गैरिक मृदभांड पात्र, जिसको हम बोलते हैं ओसीपी, इसका नामकरण हुआ था, ठीक है। ये तो पता है कि गैरिक मृदभांड पात्र जो है ओसीपी, इनका नामकरण हुआ। देखिए इस तरीके से हमें बहुत सारे मृदभांड मिले हैं ओसीपी के नाम से। तो इसका नामकरण कहाँ पर हुआ? हस्तिनापुर में मिलने पर हुआ, अहिच्छत्र में हुआ, नोह में हुआ, या फिर लाल किले में हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, 30 सेकेंड्स मतलब 30 सेकेंड्स, ठीक है। हस्तिनापुर। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे, ठीक है। तो आपको ये बताना है, जब किसी की भी मृत्यु हो जाती थी तो महाराष्ट्र में जो ताम्राश्म काल था, उस टाइम पर लोग अपने घर में ही लोगों को फर्श के नीचे दफना देते थे। तो आपको ये बताना है कि किस दिशा में दफनाते थे, मतलब उनका सर और पैर किस दिशा में होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सही आंसर है कि उत्तर से दक्षिण की ओर वो उसको रखते थे और दफना देते थे, और घर में ही दफनाते थे ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, बाकी जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके तो आंसर आपको करना ही पड़ेंगे। तो ब्रह्मचारी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की, कहाँ से आपको मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते का शवाधान मिला हुआ है? तो कहाँ से मिला हुआ है आपको? बुर्ज होम से मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद गर्त आवास का साक्ष्य, मतलब गड्ढा खोद के घर बनाने का जो साक्ष्य है, ठीक है, जमीन के नीचे जो घर बनाने का साक्ष्य, गड्ढे खोद खोद कर, तो वो आपको कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, प्रागरी से और संगन कल्लू से, ठीक है। कोल्डी हवा वही जगह है जहां से मैंने आपको बताया चावल का साक्ष्य मिला हमें, 8000 ईसा पूर्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। संगन कल्लू वही है जहां से हमें राख के टीले का साक्ष्य मिला, कर्नाटक में है। तो ये हमें कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि गर्तावास के साक्ष्य हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र तो हमारा ही क्षेत्र है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि वहां पर कोई एक शिलाश्रय है जहां से आपको सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं। तो मोरहना पहाड़, घगरिया, बघरी खोर और लेखैया, ठीक है। शिलाश्रय समझ गए ना, मतलब एक गुफा टाइप से होती है। अ, शिला मतलब पत्थर, आश्रय मतलब रहने की जगह, तो पत्थरों से जो रहने की जगह बनाई जाती है वहां से। तो लेखैया जो मध्य प्रदेश में ही है, विंध्य क्षेत्र में, लेखैया से हमें सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत आता है, या किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न एक कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो विभागों से ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। यस, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बट राइट आंसर जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही ये आता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल,
मार्टिमर व्हीलर एंड जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिनको आपको पता होगा 1860 में इन्होंने अशोक के जो शिलालेख हैं वो सबसे पहले पढ़े थे इन्होंने। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे वो, तो वो आपको पता होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, हमें जितने भी खुदाई में जो भी प्रमाण मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, मतलब किस काल में हुआ, तो निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ, मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ, ऊपरी एवं पाषाण काल में हुआ, या फिर मध्य पाषाण काल में पशुपालन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए पशुपालन कब हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में आपको पशुपालन पता चलता है, और मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य भी मिला है और आपको पशुपालन का साक्ष्य भी मिला है। राजस्थान में भी बागौर जगह, वहां पर भी आपको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में। ठीक है, तो इसमें दो जगह जो है वो मध्य प्रदेश की, सॉरी, पहले मध्य प्रदेश में था बस्तर, अब तो छत्तीसगढ़ में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, और गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? बहुत ही मस्त लाजवाब जगह है देखने के लिए, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। भोपाल में है, इंदिरा गांधी के नाम से ये बनाया गया है, राष्ट्रीय मानव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस चीज पर आश्रित है? मतलब जो हमें बिल्कुल अलग बनाती है। हम संस्कृति वाले हैं, हम अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं, धर्म पर आधारित हैं, या विज्ञान पर आधारित। ठीक है, तो मानव समाज जो है ना वो विलक्षण है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यतः किस पर आधारित होता है? अर्थव्यवस्था पर। देखिए, हो सकता है कि कुत्तों के बीच में, गायों के बीच में भी कुछ कल्चर रहा हो, संस्कृति रहे हो, हम उनकी भाषा तो समझ नहीं सकते। धर्म भी हो सकता है उनके आगे हो, वो भी कुछ प्रार्थना करते हो भगवान से, अपने को नहीं पता। ठीक है, विज्ञान तो सभी के जीवन में होता है, वो भी समझ जाते हैं। ठीक है, वो धूप से समझ जाते हैं, वो बारिश के मौसम को सबसे पहले भांपते हैं कुत्ते, और जो बिल्ली या जो गाय भैंस है, कोई भी जानवर है, मौसम को हमसे हम हमारे से पहले भांप लेते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में अलग है, अर्थव्यवस्था का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे पर प्रभाव पड़ता है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। बेहद कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है या संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आपको ये पता होगा, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्यों को इस सभ्यता को बनाने में आर्यों का कोई योगदान नहीं रहा, ऐसा बोलते हैं। तो ये कैसे पता चलता है हमें कि ये नगरीय सभ्यता थी, इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं, या उनकी अपनी खुद की लिपि थी इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, या उनकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, या उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो बेसिकली ये नगरीय सभ्यता थी। और आर्य जो होते थे ना वो नगरीय नहीं थे, वो भ्रमण करते थे, इधर उधर जाते आते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे। ठीक है, तो और वो ग्रामीण सभ्यता थी बेसिकली, जब वो रहने भी लगे तो वो ग्रामीण गांव में रहते थे, और ये नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी। तो ये मेन डिफरेंस है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम आर्यों के भी पहले का मानते हैं। ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या? उनकी लिपि, उनका नगर नियोजन, या तांबे की जो चीजें मिली हैं वहां से वो, या फिर उनके मृदभांड। तो किस चीज से ऐसा हम प्रभावित हुए कि हमने बोला कि नहीं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी और आर्य बाद में थे? तो उनके मृदभांड जो है वो विशेष हैं, और उनके मृदभांड ज्यादा पुराने हैं एज कंपेयर टू सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सॉरी, एज कंपेयर टू आर्य, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड ज्यादा पुराने हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखा लिपि थी। मैंने बोला अपन पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल है, पिक्चर्स हैं। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो बेसिकली ये सभी कारण है जिसकी वजह से सिंधु घाटी संस्कृति जो है वो वैदिक सभ्यता से अलग है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख मिले हमें क्या? बहुत।
या फिर पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख मिले हैं, या फिर पुरातात्विक खुदाई जो हुई है उस वजह से हमें पता चला है, या फिर ये सभी चीजें हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का इसमें से सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे मुख्य स्रोत जो होगा वो पुरातात्विक खुदाई है। खुदाई में ही हमें जो मोहरें मिली है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी जो मृदभांड मिले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या फिर धार्मिक ग्रंथ? तो धार्मिक ग्रंथ तो उस समय थे ही नहीं, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है आंसर आने के पहले। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। सिंधु घाटी सभ्यता पर इसमें से क्या चीज प्रकाश डालती है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोरवे संस्कृति मैंने आपको बताया जो कि महाराष्ट्र की है। तो उसके हमें कुल कितने स्थल मिले? मैंने बोला ना आपको बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसकी वजह से हमने वहां प्लेस के नाम पर ही संस्कृति का नामकरण कर दिया। तो हमें 100 स्थान मिले हैं, 150 स्थान मिले हैं, 200 मिले हैं, या 250 स्थान मिले हैं। जोरवे संस्कृति के अब तक के कुल ज्ञात स्थल कितने हैं? तो हमें कुल टोटल 200 स्थल अभी तक ज्ञात हुए हैं। नेवासा जो है वो संबंधित है नवपाषाण काल से, जोरवे संस्कृति से, ताम्र संस्कृति से, या बनास संस्कृति से। बनास संस्कृति में पूछ चुका हूं अभी आपसे, जो कि बनास एक जगह है। ठीक है, वहां से संबंधित है, बनास घाटी से। तो ऐसे ही बताना है नेवासा किस संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाण काल का कोई स्थल है, या जोरवे संस्कृति, या ताम्र संस्कृति, या बनास संस्कृति? तो बेसिकली जोरवे संस्कृति का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है नेवासा। जोरवे संस्कृति का जो सबसे बड़ा एरिया था, जो सबसे बड़ा शहर था, दाइमाबाद, महाराष्ट्र में ही दक्षिणी एरिया में। तो ये बहुत फैला हुआ था। तो कितने एरिया में फैला था ये? 25 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 45 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर? ये बहुत बड़ा एरिया था, सबसे बड़ा शहर था, सबसे उन्नत शहर था ये दाइमाबाद, जोरबे संस्कृति का। ठीक है, तो ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया था। कितने हेक्टेयर में? 20 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया। 5 कमरों वाला एक घर मिला है, उसके साक्ष्य में मिले हैं। वो कहाँ से मिले? इनाम गांव से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से? मेहरगढ़ से हमें कृषि का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, तो 5 कमरों वाले घर के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? इसमें से इनाम गांव, दम्बदा सदात, किलीगुल मोहम्मद और मेहरगढ़। तो ये कहाँ से मिले हैं आपको? इनाम गांव से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ओके। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम 100 से अधिक घर के प्रमाण मिले हैं। तो 100 से ज्यादा घरों के प्रमाण एक ही जगह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तक आपने परीक्षा में देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही जगह से इतने घर मिलना आसान बात नहीं है। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, इनाम गांव और मेहरगढ़। ठीक है, तो ये इनाम गांव से ही आपको मिले हैं। गॉट इट? चलिए, इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग कहाँ रहते थे? तो शिल्पी या पंसारी लोगों की सामाजिक दशा उस समय पर कैसी थी वो आपको पता चल जाएगी। कि वो पूर्वी छोर पर रहते थे, पश्चिमी छोर पर रहते थे, उत्तरी छोर पर रहते थे, या केंद्रीय स्थल पर रहते थे? तो समाज में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, शिल्पी और जो पंसारी लोग जिनको हम बोलते हैं उनका। तो इनाम गांव में ही रहते थे ये। तो किस जगह पर रहते थे वो आपको बताना है। तो ये बेसिकली वहां पर पश्चिमी छोर पर अपना निवास करते थे। ठीक है, और इनाम गांव में ही जो सरदार होते थे वो कहाँ रहते थे? पूर्वी छोर पर, पश्चिमी छोर पर, उत्तरी छोर पर, या केंद्रीय स्थल पर? ठीक है, तो इनाम गांव में जो सरदार होते थे वो कहाँ पर रहते थे? पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर, या केंद्रीय स्थल पर? ठीक है, तो कहाँ पर रहते थे इनाम गांव में जो सरदार होते थे? पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और केंद्रीय स्थल। तो कहाँ पर रहेंगे? केंद्रीय स्थल पर रहते थे उस टाइम। गॉट इट? ये याद रखिएगा। ताम्रकालीन जो स्थल है महिषदल, एक ताम्रपाषाण काल का एक जगह का नाम है जो कि बहुत पुराना है और ताम्रपाषाण काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिषदल। तो वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। अगर आप थोड़े से भी वाकिफ होंगे तो नाम से आपको दो ही में कंफ्यूजन होगा, ज्यादा नहीं होगा।
चलिए, तो पश्चिम बंगाल की जो बीरभूम जिला है ना, वहां पर आपको ये महेशदल मिलेगा, जो कि ताम्रकालीन स्थल है। एक सेनुबार जगह का नाम है, स्थल है, पुराना स्थल ही है, खुदाई में मिला है सेनुबार। वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में? पुरा स्थल सेनुबार स्थित है पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एकदम स्पेसिफिक बताया गया है, और मध्य प्रदेश। तो पुरा स्थल सेनुबार कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा सेनुबार। टौटीदार पात्र किस संस्कृति की विशिष्ट पहचान अपने आप में बताते हैं? तो जो टौटीदार पात्र मतलब जो नल लगा होता है ना, एक टैब लगा होता है, तो को पानी पीने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो नवपाषाण काल में देखने को मिला, जोरवे संस्कृति में मिला, ताम्र संस्कृति में मिला, या बनास संस्कृति में मिला? टौटीदार पात्र किस संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है? और ये टौटीदार पात्र का उपयोग मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों प्रदेशों के बहुत सारे एरिया में इसका उपयोग किया जाता है, और पहले भी किया जाता था। ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। चरखे और तकलियां के जो प्रमाण हैं, वो हमें कहाँ पर मिले हैं? विंध्य में, दक्कन घाटी में, उत्तर भारत के दोआब क्षेत्र में, या मालवा में? चरखे और तकलियां, इनके जो हमें प्रमाण मिलते हैं, ये कहाँ पर मिले? चरखे और तकलियां, इसके जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पर है? विंध्य, दक्कन घाटी, उत्तर भारत दोआब क्षेत्र, और मालवा। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? मालवा में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मालवा में। एक घर में ही तांबे के 28 कंगन किस स्थल से प्राप्त होगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन आएगा और बोलेंगे अरे पता नहीं सर, कहाँ से क्वेश्चन देते थे, पढ़ा ही नहीं था, कभी नहीं देखा, ये तो क्वेश्चन आते ही हैं प्रभु। दो चार क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट से, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी देखा ही नहीं, तो देख लो ना। ठीक है, तो कायथा, कोटदीजी, कालीबंगन, रोपड़, तो कायथा में एक ही घर से 28 तांबे के कंगन आपको प्राप्त हुए हैं। 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर, ये आपको कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के नेवासा से, मध्य प्रदेश के मालवा से, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से ही मिले हैं, ये पक्का हो गया होगा अब तो। 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के पतले पत्थर, तो ये मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से आपको मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। ये एकदम स्पेसिफिक आंसर है। अब तक लगभग कितने शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है? जो शैलाश्रय होते हैं ना वो, तो कितनी शरण स्थलियां हमें मिल चुकी हैं? 200, 500, 700, या 900 शरण स्थली, जहां पर पुराने लोग रहते थे। ठीक है, धूप से बचने के लिए, गर्मी से, बारिश से, सबसे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, तो 700 स्थल अभी तक ऐसे शरण स्थल ही हैं पुराने, जो हमें अभी तक हम इनको खोज कर चुके हैं। भीम बेटिका की खोज कब हुई थी? 1957 में, जो अबेदुल्लागंज रायसेन में है। तो वो किसने की थी? एच डी सांकलिया, बी एस बैंगसरकर, डी एस बाकंकर, और बी एस बाकंकर। ठीक है, एच डी सांकलिया, बी एस बैंगसरकर, डी एस बांकाकर, और बी एस बाकंकर। तो भीम बेटिका की खोज जो है वो बी एस बाकंकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? बी एस बाकंकर ने। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में? कहाँ पर देखने को मिलते हैं वो बताना है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ पर मिलते हैं? ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं, ये आपको चांदी के साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मतलब किस रंग का उपयोग ज्यादातर होता था? होता तो बहुत सारे रंग का प्रयोग था, बट किस रंग का प्रयोग ज्यादातर होता था? तो लाल, नीला, हरा, पांडुरंग, या फिर नीला? किस रंग का प्रयोग हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सर्वाधिक होता था? तो लाल रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तनों पर हड़प्पा सभ्यता में होता था।
ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में इसमें से एक जोड़ा सही नहीं है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है। और अमलानंद घोष बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें जो गलत होगा वो हमारे मुगल साहब जो है वो गलत है। हड़प्पा ने मेसोपोटामिया सभ्यता से बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं ली है। ठीक है, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है ना ये गलत है। ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। अब देखिए कुषाण काल में ना बहुत मूर्तियां बनाई गई थी, लेकिन क्या आरंभ भी तभी से माना जाता है? तो वो देखने वाली बात हो। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो बेसिकली पूर्व आर्य के समय से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? ठीक है, मिला तो हमें बहुत सारे लोगों का है, बट किसका कहीं पर भी नहीं मिला है वो देखना है। ठीक है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण पशु है लेकिन उसका अंकन कहीं पर भी नहीं मिला, तो गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो किसका नहीं मिला हमें? गाय का अंकन हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो गाइज ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और नहीं भी आए तब भी आपको रटना है, याद करना है, क्योंकि रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ओके। और जो रिवीजन से आप जो मॉक टेस्ट देंगे रिवीजन करने के बाद, उससे जो फीडबैक मिलेगा वही एक फ्यूल है जो आपकी प्रिपरेशन को गियर अप कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। मैं अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में ये बता भी चुका हूँ काफी बार, बार बार दिखाता हूँ ताकि आप लोग इस पर पालन करें तो अच्छा होगा। रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये सारे हमारी पहचान है, अलग अलग पोर्टल्स पर आप जिस भी पहचान में संतुष्ट रखते हैं वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।